जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समाकलन स्टार्ट कर रहे हैं। इस समाकलन के पहले लेक्चर में समाकलन के कुछ फंडामेंटल रूल्स होते हैं उनको देखेंगे और फिर जो इसमें फार्मूले यूज होने वाले हैं उनको देखेंगे। फिर उसके बाद अगले लेक्चर से हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो पहले इसके फंडामेंटल को समझते हैं। जो समाकलन होता है उसको इस वाले अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं समाकलन चिन्ह। अब जब समाकलन चिन्ह लगा दिए, इसका मतलब हमको समाकलन करना है। तो किसी फलन का समाकलन करना होता है तो उसको हम लोग fx से डिनोट करते हैं। और जब हम समाकलन करेंगे तो किसी चर के सापेक्ष करेंगे, तो यहाँ पे हम वो चर x ले रहे हैं, तो जिसके सापेक्ष करते हैं वो यहाँ पे dx के तौर पर लिखते हैं। अब जब हम इसका समाकलन कर देंगे तो कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी, उसको हम कैपिटल fx से डिनोट कर दे रहे हैं और यहाँ पे लिख दे रहे हैं प्लस c। अब यहाँ पे प्लस c क्यों लिखे हैं ये बात आपको समझ में आएगी जब हम आपको पढ़ाएंगे निश्चित समाकलन। अच्छा, यहाँ पे और एक बात और बता दें, जो समाकलन हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं वो दो कैटेगरी में पढ़ने वाले हैं। एक पढ़ेंगे अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन, और दूसरा पढ़ेंगे निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन। तो जो ये अनिश्चित समाकलन है इसी को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो चाहे आप अनिश्चित समाकलन बोलिए चाहे केवल समाकलन बोल दीजिए, तो केवल समाकलन बोलिए चाहे अनिश्चित समाकलन बोलिए, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। लेकिन जब भी आप निश्चित समाकलन लिखेंगे चाहे बोलेंगे तब आपको स्पष्ट वहाँ पे करना पड़ेगा। जैसे कड़ी वाला होता है ना कि जब यहाँ पे हम बोलते हैं कड़ी में दो, तो यहाँ पे कड़ी में दो ये भी ठीक है, लेकिन आप यहाँ भी जानते हैं कि यहाँ पे दो छिपा हुआ होता है, तो ये दो बोलिए या ना बोलिए ये तो छिपा हुआ है, ठीक है ना। और वैसे भी देखिए कोई संख्या होता है तो कहते हैं ना कि यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस चिन्ह छिपा हुआ है, तो वैसे ही कुछ चीज़ें होती है जो छुपी हुई होती हैं, तो वही चीज़ इसमें भी है। ये अनिश्चित समाकलन है, तो ये अनिश्चित समाकलन बोलिए चाहे केवल समाकलन बोलिए, मतलब एक ही है। तो हम लोग यही अनिश्चित समाकलन पढ़ने वाले हैं और इसी अनिश्चित समाकलन की वजह से ये प्लस सी आता है। ये और स्पष्ट होगा जब हम निश्चित समाकलन आपको बताएंगे तब। चलिए, ये तो रहा फंडामेंटल चीज़ें। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल को देख लिया जाएगा और फिर फंडामेंटल फार्मूले देख लिया जाएगा। तो पहला फंडामेंटल मतलब इसका क्या है रूल कि अगर दो फलन दिए गए हों या दो से ज़्यादा फलन दिए गए हैं, हम केवल यहाँ पे दो के लिए डिफाइन कर रहे हैं और ये अनंत के लिए डिफाइन होता है। तो अगर दो फलन दिए गए हैं, एक मान लेते हैं f(x) और एक मान लेते हैं g(x), अगर दो फलन योगफल में हैं और इनका इंटीग्रेशन करते हैं तो ये जो इंटीग्रेशन ये सबके पास चला जाता है। जैसे अवकलन में होता था कि अगर दो फलों के योगफल का अवकलन करना है तो अवकलन दोनों का होता था और फिर उनको जोड़ लेते थे, यानी कि जो अवकलन होता था वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था। उसी तरह से ये समाकलन भी दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी कि समाकलन f(x) dx प्लस समाकलन g(x) dx। तो ये तो रहा पहला नियम। दूसरा क्या है कि अगर दो फलन दिए गए हों या फिर दो से ज़्यादा फलन दिए गए हों और अगर ये अंतर में हों तो इनका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इनका इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी कि दोनों के इंटीग्रेशन का अंतर ही इन दोनों के अंतर का इंटीग्रेशन आता है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यानी कि वहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन f(x) dx माइनस इंटीग्रेशन g(x) dx। ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम, अगर एक फलन दिया गया हो और उसके साथ किसी अचर का गुणा हुआ हो, वो मान लेते हैं k है, तो k इंटू f(x) dx हो, तो जिस तरह से अवकलन में अचर पद बाहर निकल जाता था उसी तरह से समाकलन में भी अचर पद बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे k बाहर निकल जाएगा और बचेगा समाकलन f(x) dx। तो ये रहा। अब कहेंगे कि अवकलन में तो गुणनफल में भी था और भागफल में भी था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब समाकलन का गुणनफल और भागफल वाला है वो चीज़ आगे हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग अनिश्चित समाकलन पढ़ते हैं ना, जो समाकलन पढ़ते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। एक होता है समाकलन, एक होता है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, एक होता है खंडशः समाकलन, फिर आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, तो ये कई भाग हैं उसके। तो जो गुणनफल है और जो भागफल है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे, ठीक है ना। तो फिलहाल यहाँ पे इतना फंडामेंटल हम लोगों को याद होना ही चाहिए। जब इतना फंडामेंटल याद रहेगा तो हम लोगों का इंटीग्रेशन बड़े ही आसानी से हो जाएगा। ये तो फंडामेंटल बातें रही। अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं फंडामेंटल फार्मूले के बारे में, क्योंकि जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे कौन कौन से फंडामेंटल फार्मूले हैं जिनकी ज़रूरत हमको पड़ेगी इधर। अभी शुरुआत में है ना, फार्मूले तो इंटीग्रेशन के बहुत सारे हैं, तो पहले हम उन फार्मूले की चर्चा करेंगे जो हमको एकदम आवश्यक हैं, ठीक है ना। तो पहला यहाँ पे है
इंटीग्रेशन x की पावर n dx। तो अगर x की पावर n dx है तो इसका होता है इंटीग्रेशन x की पावर n+1 बटे n+1, यानी कि इनके घात में एक जुड़ जाता है और यही जो होता है वही नीचे आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे है प्लस c, लेकिन यहाँ पे ये किस कंडीशन में होता है, तो यहाँ पे जो n है ना वो कभी भी -1 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन होता है, ठीक है। वो स्पेशल केस तब बन जाता है जब -1 रहता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं जब -1 रहेगा तब क्या होगा। तो x के पावर -1 dx, यहाँ पे दो तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि जब यहाँ पे n का मान -1 होगा तो नीचे देखिए -1 + 1 आ जाएगा 0, यानी कि अनडिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए -1 नहीं होना चाहिए। लेकिन जब -1 रहेगा तब क्या होगा, तब इसका फार्मूला बदल जाता है। तो x के पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/x और dx, और ये हो जाता है log mod ऑफ x + c, ये बन जाता है। तो जब x के पावर -1 रहेगा तो log mod ऑफ x होगा, और इसके अलावा कोई भी हो तो उसका मान इसके सहायता से हम निकालेंगे। अब तीसरा देखते हैं फंडामेंटल फार्मूला sin x dx का। तो sin x का देखिए, ये जो समाकलन होता है ये अवकलन का उल्टा ही होता है। तो जरा सोचिए साइन किसका अवकलन होता है, तो साइन कास का अवकलन होता है। तो जब साइन कास का अवकलन होता है तो इसका इंटीग्रेशन कास हो जाएगा, ठीक है ना। तो cos x, लेकिन वहाँ पे माइनस भी आता था तो इसलिए माइनस प्लस c। चौथा देखते हैं कास का, तो इंटीग्रेशन cos x dx। ये फार्मूले याद होने बहुत ज़रूरी हैं, गड़बड़ मत करिएगा, नहीं तो कभी बार बच्चे क्या कहेंगे कि भाई साइन का तो प्लस में आता था, तो यहाँ पे भैया वो अवकलन में आता था प्लस, लेकिन ये समाकलन है, तो याद रखिएगा। अब cos x का समाकलन होता है sin x + c, ये चौथा है। पांचवा इंटीग्रेशन e के पावर x dx, तो e के पावर x dx का होता है e के पावर x + c। उसके बाद छठा फार्मूला है समाकलन, ये हो गया x वाला हो गया, ये हो गया साइन कॉस e के पावर x a के पावर x dx, ठीक है। तो जब a के पावर x dx है तो ये हो जाता है a के पावर x बटे log a बेस e + c। सातवां फार्मूला देखते हैं, सातवां है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x dx, इसका होता है 10x + c। ऐसे ही आठवां फार्मूला है कोसेक स्क्वायर x dx, तो इसका होता है -cot x + c। अब नवा देख लेते हैं इंटीग्रेशन कोसेक x cot x dx, तो जब कोसेक x इंटू cot x होता है तो इसका होता है -कोसेक x + c। ऐसे 10वां है इंटीग्रेशन सेक x tan x, तो सेक x tan x का होता है सेक x + c। ऐसे 11वां है इंटीग्रेशन 1/1 + x² dx, तो ये होता है tan इनवर्स x + c। तो जब ये देखेंगे टेन के संदर्भ में तो प्लस आएगा, लेकिन अगर काट के संदर्भ में भी देखेंगे तो माइनस आ जाएगा, -cot इनवर्स x + c। अब बात करते हैं 12 नंबर वाले फार्मूले पे, तो 1/√1 - x² dx, जब ये होता है तो इसका बनता है साइन इनवर्स x + c। तो जब साइन के संदर्भ में भी देखेंगे ये होगा, लेकिन अगर इसको कास के संदर्भ में भी देखेंगे तो -cos इनवर्स x dx + c। अब अगला बचा है सेक वाला, तो 1/x √x² - 1 dx, तो इसका इंटीग्रेशन होता है सेक इनवर्स x + c। तो जब सेक के संदर्भ में भी देखेंगे तो प्लस, लेकिन जब कोसेक के संदर्भ में भी देखेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो कोसेक इनवर्स x + c। तो ये कुछ फंडामेंटल फार्मूले थे, इन्हीं फार्मूलों का प्रयोग करते हुए हम लोग शुरू के 1-2 चैप्टर सॉल्व करेंगे। जब शुरू के 1-2 चैप्टर सॉल्व हो जाएंगे तब और भी फार्मूले आएंगे, तो जैसे जैसे फार्मूले आते जाएंगे वैसे वैसे हम आपको बताते जाएंगे और एक्सरसाइज को सॉल्व कराते जाएंगे। जय हिंद।